फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप। पिछली क्लास में हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया था और उसमें हमने उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। ठीक है, तो आप देखोगे हमेशा आप पार्टनरशिप जो होती है, ये पार्टनरशिप जो है दो या दो से ज्यादा लोगों से मिलके होती है। और हमने पढ़ा था ना कि दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये जो बिजनेसेस हैं ये सिंगल ओनर कर सकता है, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकती है। और अगर उसको लगता है कि कम पढ़ रहे हैं लोग, कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चन कि सर अगर बिजनेस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाए, बढ़ जाए तो क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटर को वाला टॉपिक में पूछा था। तो ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन होता है पार्टनरशिप करना, जिसमें कुछ लोगों को मिला के हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये पार्टनरशिप है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है पहले वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कह रहा है कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट को 1932 में बनाया गया। और इसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में प्रॉफिट को बांटने के उद्देश्य से बिजनेस को चलाते हैं। और इसमें से कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी पार्टनर का उठाया हुआ कदम या जो डिसीजन है वो सबके लिए मान्य होगा, यानी कि सबको वो मानना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। सिंपल भाषा में कहेंगे कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड दे कैरी ऑन देयर बिजनेस एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, और जो भी डिसीजन लेगा वो दूसरों के लिए मान्य है। हाँ सर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी तो आ सकता है। एग्जैक्टली आ सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट होगा तब भी बांटना पड़ेगा, लॉस होगा तब भी बांटना पड़ेगा। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो भाग नहीं सकते पार्टनर, बांटना पड़ेगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी लॉस ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर समय आपको प्रॉफिट ही, लॉस होगा तब भी बांटेंगे। बहुत अच्छा। ठीक है, और कुछ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो इसकी खूबी है फॉर्मेशन। इसका अगर आप देखेंगे ना फॉर्मेशन, तो ये एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है और लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए। या तो ये ओरल हो सकती है या रिटर्न भी हो सकती है। यानी कि अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो पार्टनरशिप आप जो है एक एग्रीमेंट के थ्रू बना सकते हो, और ये हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि लिखित में हो, आप आपस में बात करके ओरल एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 15 लोगों के साथ या 20 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आप उनके साथ आपस में बात कर लोगे कि देख भाई इतना इतना हिस्सा बांटेंगे, ठीक है, इतनी तनख्वाह होगी, इतना ये कमीशन होगा, इस तरह से हम पैसा निकाल सकते हैं अपने बिजनेस से। तो ये सारी बात जो है आप ओरल भी कर सकते हो। ओरल का मतलब है बिना लिखित, मतलब लिखित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि रियल लाइफ में देखा जाए तो ओरल आजकल कोई नहीं करता, मैं बाद में बताऊंगा क्यों। इसका नुकसान बहुत खतरनाक हो सकता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लें। तो पहला फीचर हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन है ये एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, और पार्टनर्स इसमें लॉफुल बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। और ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी दो लोग आपस में चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर बिजनेस करते हैं तो ये पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। जैसे अगर भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अभी ये कोरोना फैला हुआ था तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ठीक है, आपको भी पता है। तो मान लो हम लोग आपस में मिलके बोले यार सबको सप्लाई करेंगे, सिलेंडर देंगे, और ऐसी बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये बिजनेस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर अ चैरिटेबल पर्पस इज नॉट अ पार्टनरशिप, तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। हमेशा याद रखिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन के लिए ही जो बिजनेस की जाती है उसी को हम लोग पार्टनरशिप मानते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। नो सर। वेरी गुड। दूसरा आ जाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। देखो इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें जो लाइबिलिटी होती है हर एक पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर किसी वजह से बिजनेस को नुकसान होने लग गया तो अपने आप को, जो भी पार्टनर्स हैं उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी पैसा देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर मान लो जैसे बिजनेस में 10 लाख से बिजनेस चल रही है,
और पार्टनरशिप को नुकसान हो रहा है, इन्होंने काफी लोगों से उधार लिया था लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रही है, तो ये मैटर नहीं करता है कि उधार कौन से पार्टनर ने लिया था, मैटर ये करता है कि सबको मिलके पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर ये पैसा कम पड़ जाता है और किसी पार्टनर के पास ज्यादा जमीन है तो उसकी प्रॉपर्टी भी गई हाथ से, तो ये इसकी खास बात है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए पार्टनरशिप होती है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड, हर एक पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा देना पड़ सकता है अगर नुकसान की भरपाई नहीं हुई। आई होप क्लियर हो गया होगा 2 पॉइंट। कौन कौन से 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए? पहला फीचर हमने पढ़ा फॉर्मेशन, कि इस तरह की जो जन बिजनेस है यानी, हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, तो पहला फीचर हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन, कि हमने इसमें पढ़ा कि इसमें जो फॉर्मेशन होता है ये एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और चैरिटी संस्था के लिए, भलाई के लिए नहीं होता है, ये अपने कमाई के लिए काम किया जाता है। दूसरी बात हमने पढ़ा, दूसरा फीचर, कि इसमें जो लायबिलिटी होती है हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर किसी वजह से बिजनेस का डेट हो गया, उधार हो गया और नहीं चुका पा रही है फॉर्म, तो ऐसे सिचुएशन में हर एक पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा देना पड़ सकता है। तीसरा, रिस्क बियरिंग। देखो इसमें कहा गया है कि ऑल द रिस्क ऑफ लॉस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स एज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द, जैसा कि एक बच्चे ने शुरू में ही बोल दिया था, इसमें देखो रिस्क बियरिंग होती है, यानी कि अगर मान लो बिजनेस के अंदर लॉस भी हो रहा है तो हर एक पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग जो था उसका, मान लो अगर सब बराबर बराबर प्रॉफिट बांट रहे थे तो बराबर बराबर लॉस भी बांटेंगे, तो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट बांट रहे थे उसी रेशियो में इनको रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क बियरिंग भी है, ऑल द पार्टनर्स आर सपोज टू बियर द रिस्क। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। हमेशा याद रखिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप वेयर द डिसीजन मेकिंग इज जनरली टेकन बाय द म्यूचुअल विद द म्यूचुअल कंसेंट। तो यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, आपस में बात करके लिए जाते हैं डिसीजंस। पार्टनर आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और तभी जाके जो है कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मान लो कोई पार्टनर वहां पे नहीं है और आपको डिसीजन लेना कंपलसरी है, कोई पार्टी आके बैठी हुई है और वो कह रही है कि जल्दी से फैसला करो और ये जरूरी है, तो आप ऐसे सिचुएशन में अपने बेसिस पे, अपने सूझबूझ पे डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं सभी पार्टनर को मिलके लेना होता है म्यूचुअली। ठीक है, ये रूल है, हर एक पार्टनर का अधिकार है कि उस मीटिंग में हिस्सा ले और क्या डिसीजन लिया जा रहा है उसको पता होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर कि डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इज जनरली टेकन विद अ म्यूचुअल कंसेंट। फिर आ जाता है पांचवा पॉइंट, कंटिन्यूटी। देखो पार्टनरशिप जो है प्योरली जो है एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कुछ लोग मिलके इसको काम करते हैं, तो इसीलिए इसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि बिजनेस चलती रहेगी तो गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म चलती है ये मेंबरों के हिसाब से चलती है। अगर सारे मेंबर नहीं रहे तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये लिखना है कि पार्टनरशिप जो है पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कंपनियों में होता है वैसा नहीं है। और इसीलिए अगर मान लो मेंबरों ने ये फैसला कर लिया कि पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना है, या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या फिर जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस जो है बंद हो जाएगी, पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो है डेथ, इंसैनिटी, ये सब जो है पार्टनरशिप को खत्म कर सकती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। हाँ, नेक्स्ट आता है मेंबरशिप। देखिए पार्टनरशिप का एक फीचर कहता है मेंबरशिप कम से कम आप देखेंगे 2 से 50 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मेंबरशिप जो है पार्टनरशिप की, दैट शुड बी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है, तो कम से कम 2 मेंबरों का होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 464 और कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अभी 100 की जरूरत नहीं है, अगर कभी हमें लगा कि 100 की जरूरत रहेगी तो हम इसको मान लेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अभी हम 50 रखते हैं,
आगे भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम 100 भी रख सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, तो आपको 50 लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना दिया जाए और ऐसे पूछ दिया जाए कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर्स कितने रखे गए थे सेक्शन 464 में, तो ऐसे में आपको बोलना है कि 100 रखे गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी प्रिस्क्राइब किया है कि 50 रखना है, तो फिलहाल हम 50 माने। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 50। 50। आंसर 50 लिखना है। और अगर मैं ऐसे पूछूं कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464, कितने होंगे? 100. 100। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में एक और फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। देखो, ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एज वेल एज द फर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे ये, कि जितने भी पार्टनर हैं एजेंट भी होते हैं और फर्म के पार्टनर भी होते हैं। देखो, एजेंट का बेसिकली काम क्या है? एजेंट का काम होता है मदद कराना बिजनेस में, बदले में कमीशन लेना, प्रॉफिट कमाना। तो सही मायने में देखा जाए तो पार्टनर भी तो यही करता है। हर एक पार्टनर एजेंट का काम करता है, अपने फॉर्म में जो है लोगों को ढूंढ के लाता है, प्रॉफिट क्रिएट करवाता है और उस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले लेता है। तो इसीलिए हर एक पार्टनर एजेंट भी होगा और हर एक पार्टनर फॉर्म का पार्टनर भी मानता है, ठीक है। तो याद रखना है कि म्यूचुअल एजेंसी है, यहाँ पे मिलजुल के काम करना होता है। एंड ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एज वेल एज द फॉर्म। एजेंट क्यों है? एजेंट क्या होता है? देखो, अगर आप लीगल टर्म्स में समझोगे एजेंट का मतलब, तो दूसरे के बिहाफ पे काम करना। जैसे मान लीजिए सारे पार्टनर गायब हैं, कहीं कोई छुट्टी गया हुआ है, कोई लंदन गया हुआ है, कोई टूर पे गया हुआ है, और बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, और उस ऑफिस में उस दिन एक ही पार्टनर बैठा हुआ, तो ऐसे में उसका लिया हुआ फैसला सबको मानना पड़ेगा। अगर उसने कोई डिसीजन लिया और उसकी वजह से बिजनेस को आगे चल के 2 महीने या 3 महीने के बाद भयंकर नुकसान होता है, तो वो नुकसान सारे पार्टनरों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर एजेंट है सबका, सभी दूसरे पार्टनरों का। तो उसका लिया हुआ फैसला माना जाएगा कि उन्होंने भी ये फैसला लिया है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी नाउ? Yes, sir. तो हम लोगों ने जी पार्ट भी पढ़ लिया, तो ये सारे फीचर्स हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। एक बार मैं इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ किसी बच्चे को डाउट होगा तो तुरंत पूछेगा। हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स, ठीक है। पहला फीचर आप देखेंगे फॉर्मेशन। इसमें हमने पढ़ा कि जो पार्टनरशिप है ये फॉर्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। ओरल का मतलब है मुंह से बोल दो बस, मान्य होगा। रिटर्न का मतलब है डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा और इसकी रिकॉर्डिंग होगी पूरी। दूसरा ये है कि कोई भी भलाई के लिए काम किया जाएगा और उसमें प्रॉफिट कमाया जाएगा तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। दूसरा फीचर हमने पढ़ा कि इसमें जो लायबिलिटी होती है, हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कोई बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो पार्टनरों को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से ये पैसा देना पड़ सकता है। तीसरा रिस्क बियरिंग, जितने भी रिस्क होते हैं वो सारे के सारे जो लॉस हैं ये पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉस होगा तो जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट बांट रहे थे उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस भी बांटे, और सबको लॉस बांटना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी चौथा, हाँ सर, अगर जैसे कि कोई भी एक्टर है, कुछ कंपनी जो है उनसे मतलब कि अपने प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं, लेकिन वो ये कह देता है कि मुझे इतने शेयर्स का पार्टनर बनना है, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉफिट लूंगा और जो लॉस होगा वो मैं नहीं भरूंगा, तो ये एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। एग्रीमेंट के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ माइनर पार्टनर के पास ऐसा रूल है कि माइनर पार्टनर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में तो हिस्सेदार होता है, लेकिन जब लॉस होगा तो उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से देना नहीं पड़ता। लेकिन बाकी पार्टनरों में अगर एग्रीमेंट में कुछ अलग से ना लिखवाएं तो ऐसा नहीं होगा, सबको रिस्क भरना पड़ेगा। तो जब पार्टनरशिप की एग्रीमेंट चल रही है, जब डॉक्यूमेंट बन रहा है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो जब लीगल डॉक्यूमेंट बन रहा होगा तो उस समय आपको ये बात लिखवानी पड़ेगी कि मैं सिर्फ प्रॉफिट का ही हिस्सेदार रहूंगा, लॉस का हिस्सेदार नहीं रहूंगा। अगर ऐसा आप लिखवा देते हैं और सारे पार्टनर एग्रीमेंट के थ्रू मान जाते हैं और उस पर सबका साइन हो जाता है, तो अगर बिजनेस को लॉस होगा तो आपको अपने घर से प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने एग्रीमेंट किस तरह से कराया है। लेकिन बेटा, अगर एग्रीमेंट में आपने कुछ नहीं लिखवाया है, साइलेंट हो, तो आपको फिर लॉस में भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। एम आई क्लियर नाउ? Yes, sir.
ठीक है, तो इसमें ना बेसिकली देखो तो रूल्स से चलता है, एवरीथिंग रन्स विद द रूल्स। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि जैसे मान लो पार्टनरशिप अगर डीड में मतलब जो डॉक्यूमेंट है डीड बोलते हैं उसे, रिटन डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर रिटन फॉर्म में अगर कोई भी चीज नहीं लिखा हम, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसमें भी रूल है कि सभी को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये सब रूल्स हैं। और ये सब आप पढ़ोगे 12th क्लास में जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे। पूरे बुक एक बुक पूरी पार्टनरशिप के ऊपर ही है, मतलब इतना वास्ट टॉपिक है, आप समझ सकते हो। तो अभी फिलहाल हम सर मोटे मोटे तौर पे इसका हम फीचर्स पढ़। हाँ बोलो। सर 7 पॉइंट है बुक में, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसका ये एक्सप्लेन करना है। ये भी कर देते हैं। देखो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जो आपका प्रॉफिट होगा या आपका जो हिस्सा होगा, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। का मतलब है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते हो कि तू आ जा और मेरे जगह पार्टनरशिप में काम कर। आपका जो हिस्सा होगा, आपको जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन आप ही ने लेना है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप अपना काम किसी और को नहीं दे सकते। जैसे सोल प्रोप्राइटर में हो सकता है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो और मान लो आपकी एक दुकान है बहुत बड़ी, और आप किसी दिन 2 दिन के लिए बाहर जाने वाले हो, तो आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो यार तू देख ले 2 दिन बैठ जा मेरी दुकान पे, और आपकी जगह वो काम करेगा। ठीक है, वो फैसले लेगा। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में आप अपना काम दूसरे के सर पे नहीं मंड सकते, समझे? यानी अपनी जगह किसी और को पार्टनर आप नियुक्त नहीं कर सकते हो, सिलेक्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। तो रिस्क बियरिंग हम पढ़ रहे थे। ऑल द रिस्क इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स एज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अच्छा, इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है और कंट्रोल होता है जनरली म्यूचुअल कंसेंट से होता है। जनरली वर्ड ध्यान रखिएगा। अक्सर अगर मान लो सिचुएशन ऐसी होती है कि जब सब साथ नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो जनरली जो है कंसेंट से ही होता है, आपस में मिलजुल के डिसीजंस लिए जाते हैं। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी। इस तरह की जो पार्टनरशिप है कंटिन्यू नहीं करेगी। अगर किसी वजह से पार्टनर की डेथ हो जाए, एक नहीं सबकी डेथ हो जाए, या जो रूल है कि भाई कम से कम 2 होने चाहिए, अगर मान लो 2 की जगह 3 हो गए, 4 हो गए, तो ऐसे में आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमने एक और पार्ट पढ़ा, एफ, छठा पार्ट। इसमें हमने पढ़ा कि कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। फिर हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा कि 100 था, लेकिन अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने लिमिट कर रखा है 50। फिर एक और हमने पढ़ा, ये म्यूचुअल एजेंसी है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, और ये जो है ईच पार्टनर इज एन एजेंट, और वो डिसीजन ले सकता है दूसरे पार्टनर के बिहाफ। और एक और बच्चे ने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ये भी आप लिख लेना, नोटबुक में मिल जाएगा आपको बुक के अंदर, कि आप अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे आप अपना फायदा या अपना जो कमाई है किसी और के नाम पे आप अपनी तरफ से कर दो बेशक, लेकिन आप पार्टनरशिप में उसको पार्टनर नहीं बना सकते जब तक सब पार्टनर उसको एग्री नहीं करते। ठीक है, और भी कोई पॉइंट है बुक में तो बोलो, मैं समझाता जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ हम एडवांटेज में भी वो पॉइंट आएगा। मैंने कोशिश की है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में अलग अलग थोड़ा 1-2 पॉइंट रख दिया है। जितने एडवांटेज हैं और जितने डिसएडवांटेज है स्टूडेंट वो भी फीचर माने जाते हैं। तो फीचर्स में सारे पॉइंट। हाँ, रजिस्ट्रेशन में वो ओरल और रिटन वाला है। अगर आप चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन कराओ तो आप करा सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते। तो ये भी एक खास फीचर है कि इफ यू वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड यू कैन रजिस्टर्ड इट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो आपकी मर्जी है, आप पार्टनरशिप डीड ओरल रख दो और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सर और कोई एक पॉइंट? एग्जाम्पल से बताना रजिस्ट्रेशन। देखो, रजिस्ट्रेशन का मतलब है बुक्स में रिकॉर्ड कराना। अगर आप चाहते हो कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड ना रहे, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। आप इसको रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा सकते, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं। आप इसको ओरल भी रख सकते हो और सब जनों को मानना पड़े। सर फिर इसमें अगर रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो कोई लफड़ा नहीं होता? बिल्कुल होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगर आप रिटन डीड नहीं बनाओगे, रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाओगे, तो इसमें बहुत खतरा है। पहला खतरा बता रहा हूँ आपको, 3 खतरे हैं बहुत भयंकर भयंकर।
पहला खतरा तो ये है कि बाहर की पार्टी ने मान लो आपसे उधार लिया, आपने फॉर्म फॉर्म का मतलब है सभी पार्टनरों ने मिलके किसी से सामान बेचा, किसी को सामान बेचा और उसने बोला कि मैं 2 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। और जब 2 महीने पूरे हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म उससे बोलती है भाई पैसे वापस कर दे, 10,000 का जो अब तूने हमसे सामान लिया था उसके तूने पैसे नहीं भरे थे, आज हमें पैसे भर दे। अब वो कह रहा है कि मैं नहीं भरूंगा, जो करना है कर लो जाके। अब आप फंस जाओगे, अब आप उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। आ गया समझ में पहला पॉइंट, इसका बड़ा नुकसान। दूसरा नुकसान, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो मान लो कोई पार्टनर भड़क जाए और वो बोले कि मेरे को इसमें हिस्सा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप उसके खिलाफ मतलब कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो और आपको नुकसान होगा खुद को, और पार्टनर भी क्लेम नहीं कर पाएगा, मतलब एक झगड़े की जड़ बन जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? जैसे हम भी नहीं कर सकते अगर हमने वो नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो। नहीं कर सकते। और तीसरा नुकसान, अगर मान लो बाहर वाले पार्टी ने आपसे सामान लिया और आपने नहीं दिया या जो भी है खराब निकल गया सामान, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, आप उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे, तो आप तो हर जगह से फंस जाओगे। तो इसीलिए बेटर यही है कि आप इसको एग्रीमेंट जो है रिटन एग्रीमेंट अच्छे से बना लो, ठीक है। तो इसीलिए जनरली आप देखेंगे हर कोई जो है इसको अच्छे से डीड ही बनवाता है, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो डीड नहीं भी बना सकते। देखो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएंगे आगे, तो मैं पहले एक बार समझा देते हैं। हम लोग मेरिट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मेरिट है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये भी फीचर में आप लिख सकते हो कि इजी फॉर्मेशन है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो कि इसकी जो फॉर्मेशन है बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाती है और जब मन करे इस तरह की पार्टनरशिप को बंद किया जा सकता है। अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाएं और कह दें कि भाई पार्टनरशिप बंद कर लेते हैं और सब इसके लिए म्यूचुअल कंसेंट बन जाए, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप जो है फॉर्मेशन उसका बंद हो सकता है, क्लोज हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 2 पार्टनरों की जरूरत होती है, बशर्ते जो वो लीगल बिजनेस हो। ध्यान रखना कानूनी सही होनी चाहिए, इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। दूसरा दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखो पार्टनरशिप के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि सारे पार्टनर मिलके लेते हैं, सारे पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसीलिए इसके जो डिसीजंस होते हैं काफी बैलेंस माना जाता है, इसका बैलेंस डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें जो डिसीजन होता है दैट इज टोटली बैलेंस, ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर अब सोल प्रोप्राइटर में एक ही आदमी फैसला लेता था, यहाँ पे कई जने मिलके फैसले ले रहे हैं, तो इसीलिए इसका फैसला बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ सर, बोलो। अगर कोई बिजनेस है जिसमें 3 लोग हैं पार्टनर्स, लेकिन उनमें से एक का है 60% और दो बाकी दोनों का मिला के 40%, तो अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं लेकिन 60% वाला मतलब कि उससे नहीं करना चाहता वो वाला, तो वो हो सकता है? देखो यहाँ पे ना ये मैटर नहीं करता कि आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है, मैटर ये करता है कि म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप के अंदर कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही पार्टनर ने सारा पैसा लगाया, 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार। लेकिन जब फैसला लेने की बारी आएगी तो सबकी बराबर हक रहेगा फैसला लेने, हर कोई बराबर फैसले का हकदार हो। इज इट क्लियर ना? यस सर। तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है, सबको मुझे मिलजुल के ट्रांसफर फैसला ऑफ इंटरेस्ट क्या? हाँ फिर से बोलो। हाँ जो बोलो बेटा। इंटरेस्ट है वो तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा बिजनेस में। जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो हर बिजनेस में पॉसिबल है। नहीं, वो हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा, पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा। पार्टनरशिप में उस बच्चे ने पूछा और मैंने बताया कि यहाँ पे आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते। बिजनेस में आप कर सकते हो अगर पर्सनल बिजनेस हो, लेकिन पार्टनरशिप में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? किसने पूछा था? मेरी यस। आवाज आ रही है? ठीक है। तो इसमें हमने दूसरा एडवांटेज यही पढ़ा कि इसमें बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, और क्योंकि हर एक पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें एक से ज्यादा पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जो फैसला लिया जाता है दैट इज टोटली बैलेंस, बहुत बैलेंस्ड फैसला होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर एक और है मोर फंड्स। देखो इसमें एक और बड़ा फायदा ये है कि इसमें ज्यादा पैसा आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप पार्टनर ज्यादा रखोगे तो हर एक पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसा लेके आएगा, तो ज्यादा चांस है कि आपके बिजनेस के अंदर बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा।
तो large capital can be accumulated. You can add more and more capital with the help of other partners also. If you are lacking some money, you can ask for individual to become a partner and ask him to bring some capital along with him at the time of taking admission into the partners. तो आप उनको कह सकते हो कि आप पैसा लेके आ जाओ और हम आपको पार्टनर बना देंगे, हमारे साथ आप काम करो, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा हम आपस में बांटेंगे। तो इससे आपके पास पैसा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि सोल प्रोप्राइटर में सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि सारा पैसा आपको अकेले लगाना पड़ रहा था। इसके अंदर ये फायदा है कि आपके पास ज्यादा पैसे रहेगा। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. फिर एक और सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मुझे दिखाई देता है, शेयरिंग ऑफ रिस्क। इसमें देखो रिस्क आपस में बांट लेते हैं। मान लो बिजनेस में 10 पार्टनर हैं और सपोज करो 10 लाख का नुकसान हो गया, तो इसमें क्या होगा, सब में वो लॉस बढ़ जाएगा। अगर वो बराबर बराबर के हिस्सेदार हुए तो सबको 1-1 लाख देना पड़ेगा। तो इससे फायदा ये होता है कि एंग्जाइटी कम हो जाती है, बर्डन कम हो जाता है और आपके ऊपर जो स्ट्रेस है, जो दबाव है वो थोड़ा कम रहता है। आप थोड़ा टेंशन फ्री रहते हो। आपको पता है कि अगर ज्यादा नुकसान भी हो गया तो सब जने भरेंगे, तो इससे आपका नुकसान अकेले के ऊपर ज्यादा नहीं आता, बर्डन कम हो जाता है। तो यही लिखना है हमें कि वन ऑफ द मेरिट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड इफ देयर इज अ लॉस ऑल द पार्टनर्स हैज टू बियर इट एंड देयरफॉर द बर्डन गेट रिड्यूस्ड। नाउ वी कम टू द फिफ्थ पॉइंट, सिक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड। देखो यहाँ पे क्या है कि सिक्रेसी को आप बनाए रख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कानूनी जरूरत नहीं है कि आप अकाउंट्स की बुक में सब कुछ पब्लिश कराओ। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो बिजनेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको बहुत जरूरी है कि वो अपना सारा का सारा जो ये इंफॉर्मेशन है उसको दिखाएं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में जरूरी नहीं होता है, तो इसमें आप सिक्रेसी बनाए रख सकते हो। आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होगी पब्लिश करने की अकाउंट्स की बुक के अंदर। तो इसीलिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है किसी बिजनेस के लिए। ये बात सिर्फ पार्टनरों को ही, जैसे मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने लिया, तो ये सारा डिसीजन पार्टनर, सपोज करो 4 पार्टनर हैं, तो ये बात चारों तक ही रहेगी। वो लोग आगे पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में जाएगी नहीं ये बात। क्योंकि कोई किताब उताब में छापना नहीं पड़ता है, आपको एनुअल बैलेंस शीट इसकी बना के छापनी नहीं पड़ती है, कोई कंपलसरी नहीं है, तो इसीलिए आप उसको हाइड कर सकते हो। एम आई क्लियर नाउ? तो ये 5 पॉइंट थे स्टूडेंट्स, जो हमें पढ़ लिया। क्या क्या एडवांटेज पढ़ा, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि इसकी फॉर्मेशन जो है बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको स्टार्ट किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि इसमें बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि सभी लोग मिलके फैसले लेते हैं, इसीलिए इसका डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें फंड्स ज्यादा आ जाते हैं, मतलब ज्यादा फंड्स की जो भी आप बाहर से पैसा लगाओगे, क्योंकि सारे पार्टनरों को आप बुलाओगे तो बाहर के जितने भी पार्टनर आएंगे पैसा लेके आ सकते हैं, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आप जितना जरूरत है उसके हिसाब से बाहर के जो पार्टनर हैं, जो आप नया एडमिशन कर रहे हैं, उनके थ्रू मंगा सकते हैं। फिर एक और हमने पढ़ा डी पार्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क में हमने क्या पढ़ा कि ये एंग्जाइटी को, बर्डन को, स्ट्रेस को हटा देता है, क्योंकि सभी पार्टनरों को रिस्क भरना पड़ता है, तो आपस में वो मैनेज कर लेते हैं और एक दूसरे का रिस्क भर लेते हैं। फिर एक और पॉइंट पढ़ा हमने, सिक्रेसी। सिक्रेसी कैन बी मेंटेन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हम सिक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई राज है तो वो राज को हम लोग छिपा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। देखिए सबसे पहले डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ फीचर के अंदर, कि इसके ऊपर जो पार्टनर है उसके ऊपर अपनी बहुत अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर किसी वजह से बिजनेस को लॉस हो जाता है तो सारा का सारा लॉस इसको अपने खुद भरना पड़ता है, यहाँ तक कि इसको अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब कई बच्चे कहेंगे सर पीछे तो हमने पढ़ा था मोर फंड्स, तो बेटा ये भी पॉइंट सही है। लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज का अभाव होता है, क्योंकि भाई आप कितना भी कर लो, आप लिमिटेड पार्टनर ही तो जोड़ सकते हो। ये थोड़ी ना है कि करोड़ों की तादाद में पार्टनर भर लो। तो ये बहुत बड़ी बिजनेस नहीं हो सकती है। आप बहुत ज्यादा मशीन नहीं रख सकते, आप बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिजनेस को फैला नहीं सकते, क्योंकि इसमें लिमिटेड है सीट। आप 50 से ज्यादा पार्टनर रख नहीं सकते हो। तो इसीलिए अगर आप लार्ज बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को जॉब भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जितने पार्टनर हैं उतने ही काम करते हैं, दूसरे लोगों को हम नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कंफ्लिक्ट। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है
कि आपस में पार्टनरों के बीच में झगड़ा चलता रहता है, कई चीज को लेके उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता रहेगा। तो इनमें देखा गया है कि कई बार तो प्रॉफिट को बांटने में भी कंफ्लिक्ट हो जाता है, कई बार कोई फैसला ही नहीं हो पाता है, क्योंकि एक कुछ और बोलता है, दूसरा कहता है नहीं, कोई कहेगा स्टॉक लाओ, कोई कहेगा नहीं स्टॉक नहीं लाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो कंफ्लिक्ट जो है इसमें चलता रहता है। और सबसे आखिरी पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। बाहर जो जनता जनार्दन है, इसको ज्यादा विश्वास नहीं रहता इसके ऊपर। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या अंदर क्या चल रहा है, कब पार्टनरशिप खत्म हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। तो लोग इस पे ट्रस्ट कम करते हैं, पब्लिक का कॉन्फिडेंस इस पे ज्यादा रहता नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो आज हमने यही पढ़ा है। हम लोगों ने पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंप्लीट कर लिया है। मैं इसकी स्लाइड आपको भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से प्रॉपरली इसको देख लेना है, और जो भी इसमें डाउट आता है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं।